नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नेट के रिगार्डिंग हम एक बार सिलेबस को एनालाइज कर रहे थे। नेट दिसंबर 2024 की नई क्लासेस 15 तारीख से शुरू होने वाली है। 15 जून से जो क्लासेस शुरू होने वाली हैं उसके एडमिशन्स स्टार्ट हैं। ये वो बैचेस हैं जो कि 70% ऑफ बैचेस होते हैं। यहाँ पर आपकी फीस 70% लेस लगती है। इसके अंदर कहीं भी कंटेंट में कोई कमी नहीं होती है। हम इसमें एक और ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं आप ही की डिमांड के ऊपर। हम इसमें आपको सॉल्व्ड क्वेश्चंस प्लस डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हो सकता है जो दिसंबर वाले बच्चे हों उन्हें वो कंटेंट भी हम दें। तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं, आप हमसे संपर्क कीजिए, एडमिशन लीजिए, पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद। हम शुरुआत कर रहे थे कि भैया नेट के अंदर किस किस तरीके से तैयारी की जाए। यूनिट संख्या 3 हम देख चुके थे, यूनिट संख्या 5 हम देख चुके थे, यूनिट संख्या आज 7 हम देखेंगे। सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी इंडियन। इसके अलावा फिलॉसफी के रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सिर्फ टॉपिक डालिए नेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, मेरी शक्ल आपके सामने आ जाएगी। 2012 से हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज की तारीख में लगभग 1900 वीडियोस फिलॉसफी की हम अपलोड कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई टॉपिक है जो मिसिंग होगा। फिलॉसफी का सब कुछ है यहाँ पे। यूनिट संख्या 7 सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी इंडियन। लेवल क्या है? बोनस। ये बोनस यूनिट है। लेवल क्या है? लगभग 3 आउट ऑफ 10। आसान, बेहद आसान कैटेगरी में आती है ये। कितने प्रश्न आते हैं? मिनिमम 5 या 6 देखे गए हैं यहाँ पर। मैक्सिमम 10 से ज्यादा आने की संभावनाएं बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होती है। 10 से ज्यादा नहीं आते हैं। ऑन एवरेज अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 7 से 8 ही आएंगे। कंफ्यूजिंग स्टेट 1 या 2 प्रश्न जो है वो कंफ्यूजिंग स्टेट से आ सकता है, बट इसकी संभावना बहुत कम होती है। इंपॉर्टेंट सेक्शंस इसके महाभारत है। इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ कौटिल्य है। इंपॉर्टेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, टोटल रेवोल्यूशन, स्वदेशी, सत्याग्रह, सर्वोदय, ये है जो आप पढ़ चुके हैं। महाभारत की जब हम बात करते हैं, महाभारत की दंड नीति आती है, उसके फाउंडेशंस आते हैं, राजधर्म आता है, लॉ गवर्नेंस, और नारद के प्रश्न युधिष्ठिर को। अब इन नारद के प्रश्नों में एक समस्या और होती है हमारे सामने। हमें लगता है कि जब यक्ष ने जो प्रश्न पूछे थे युधिष्ठिर से वही नारद ने पूछे थे। ऐसा नहीं है। जिस वक्त युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था, जिस वक्त पांडव युद्ध जीत चुके थे, कौरव युद्ध हार चुके थे, उस वक्त नारद ने युधिष्ठिर के सामने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की। नारद ऋषि चाहते थे, जो कि देव ऋषि भी हैं, जो देवों के भी ऋषि हैं, द टीचर्स ऑफ द गॉड, जो भगवानों का भी शिक्षक है, उन्होंने आकर युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न किए जिन प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर को हराना नहीं था, जिन प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर को जीतना नहीं था, जिन प्रश्नों का लक्ष्य उद्देश्य था युधिष्ठिर को ज्ञान देना कि व्हाट इज राजधर्म। राजधर्म होता क्या है? राजा की जिम्मेदारियां क्या है? राज्य क्या है? व्हाट इज द बेसिक मीनिंग एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट। राजा कौन? राजा क्यों? और राजा क्यों नहीं? ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जब हम कहें राजा की आवश्यकता ही नहीं है, राजा को हटा दीजिए। बिल्कुल आ सकती है। तो ये सारी सिचुएशंस के ऊपर नारद ने कुछ प्रश्न युधिष्ठिर से किए जिनका मोटिव था उसे राज व्यवस्था समझाना। यक्ष के जो प्रश्न है वो अलग थे। कौटिल्य की जब हम बात करते हैं तो कौटिल्य के अंदर जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो 7 पिलर्स ऑफ द स्टेट है, सप्तांग सिद्धांत जिसे आप कहते हैं। इसके अलावा उनका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, लॉ जस्टिस कैसा था, ये सब है तो इंपॉर्टेंट, बट 7 सप्तांग सिद्धांत जो है इनका सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है। शुरुआत के दोनों टॉपिक से लगभग 3 प्रश्न या 4 प्रश्न इजीली निकल जाते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूरे सिलेबस से या बाकी यूनिट से निकलते हैं, ध्यान रखना भैया। कामंदक की हम बात करते हैं। कामंदक बेसिकली जो कामंदक था उसको कौटिल्य के अर्थशास्त्र का ही एक कंक्लूजन बनाया गया, माना गया।
समझा गया, क्योंकि यहां पर कामंदक और अर्थशास्त्र में कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं देखे गए थे। बट फिर भी जब हम डेप्थ में पढ़ते हैं कामंदक को तो हमें मालूम पड़ता है कि हाँ कुछ तो फर्क था। कामंदक का नीति शास्त्र को कुछ थिंकर्स, कुछ फिलोसफर्स कहते हैं कि ये ज्यादा प्योर है कंपैरेटिव टू अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। कुछ लोगों ने कहा कि कामंदक का अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी पहले आ गया था, जो कि गलत है, क्योंकि कामंदक के अर्थशास्त्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का रेफरेंस लिया गया है। इट मींस कामंदक बाद में आया, कौटिल्य पहले आया था, तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। ओवरऑल इन पे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होती है। अगर पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स आप उठाएंगे तो हो सकता है 1 या 2 बार क्वेश्चन आए हो कामंदक से, वरना नहीं आते। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स, ये आपके पॉलिटी का सेक्शन है, राज्य व्यवस्था का कंसेप्ट है। यहां पर सेक्युलरिज्म क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स को एक बार पढ़ लेना। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स जो कि राज्य ने, सरकार ने, देश ने आपको ताकत दी है, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। उन राइट्स के साथ साथ आपकी ड्यूटी क्या है टूवर्ड्स द नेशन, आप अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या है, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो राइट्स जो हैं अनुच्छेद 12 से शुरू होते हैं, अनुच्छेद 35 तक जाते हैं। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। इसको भी हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं जब मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं। 12, 13, फिर 14 से लेकर 32, फिर 33, 34, 35। 12 और 13 ये आपका थ्योरेटिकल सेक्शन होता है, इसको डेफिनेशन सेक्शन के अंदर हम लेते हैं। 14 to 32 इज प्योरली फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल। 32 to 35 फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जो भी सेना के अंग हैं उनके जो भी फंडामेंटल राइट्स होंगे उसके ऊपर क्या क्या सरकार कर सकती है। तो ये 12 से लेकर 35 तक जो चलते हैं वो फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। ये पूरा सेक्शन फंडामेंटल राइट्स का है। अगर मान लीजिए ऑप्शन के अंदर आपको 12 से लेकर 35 नहीं है तो फिर आपको देगा वो 14 से 32। इन दोनों में से एक आएगा। अगर ये दोनों आ जाते हैं तो 12 से 35 आंसर सही होगा। अगर ये नहीं आता है तो 14 से 32 आंसर सही होगा। इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। फंडामेंटल राइट्स एक बार पढ़ लेना भैया, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, टोटल रेवोल्यूशन, जिसको अपूर्ण स्वराज कहते हैं, आतंकवाद, स्वदेशी, सत्याग्रह, सर्वोदय, गांधीयन फिलॉसफी, महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी थी, डेमोक्रेसी, स्टेट, सोशलिज्म, एफर्मेटिव एक्शंस एंड द सोशल जस्टिस, सोशल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, मैरिज, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, रीजन। यहां से प्रश्न मैंने तो कभी देखे नहीं, देखो भैया सही बताऊं, ठीक है, पता नहीं ये टॉपिक क्यों दिया गया है। मैं मेरे जो स्टूडेंट्स को ये की राय देता हूं कि जो सोशल जस्टिस का टॉपिक है यहां तक आपका मेजॉरिटी ऑफ सेक्शंस कवर हो जाता है। आगे वाले सेक्शन में अगर उम्मीद बनती है तो एक प्रश्न आने की उम्मीद बनती है, वरना उम्मीद है 0। ये आपका यूनिट संख्या 7 है। टोटल अगर आप पॉइंट्स गिनेंगे तो महाभारत अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो महाभारत को आप आसानी से एक दिन में खत्म कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो पूरी की पूरी यूनिट ही आप कहेंगे सर एक दिन भी कहां लगेगा, दंड नीति पढ़ लिया, फाउंडेशंस पढ़ लिया, राजधर्म, लॉ, गवर्नेंस, नारद क्वेश्चन, काम खत्म। 30 मिनट्स टू 1 आवर का काम है। कौटिल्य आप चाहें तो आराम से 30 to 60 मिनट्स में इसको खत्म कर सकते हैं। इट मीन अगर आप डेली 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो ये 1 घंटे का सेक्शन हो गया ऊपर वाला। नीचे वाला सेक्शन अगर आप देखें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आसानी से आप 2 घंटे में खत्म कर सकते हैं। मैं इसकी जो टोटल लेंथ मान के चलता हूं वो 4 आवर्स की मान के चलता हूं। छोटी यूनिट है, क्वेश्चन घूमते नहीं है, क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे ज्यादा। कंफ्यूजन अगर होगी तो ध्यान रखिएगा कुछ तोड़ आपको याद रखने होंगे। महाभारत के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आता है कि किस पर्व के अंदर ये इंसिडेंट हुआ था, किस घटनाक्रम जो हुआ था, एक कौन से पर्व में हुआ था, और आपको पर्व याद नहीं है, 90% जो भी आपका सिलेबस है वो भीष्म के पर्व से संबंधित है, तो भीष्म पर्व या शांति पर्व यहीं पर आंसर लगा दीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो, अगर आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ ट्रिक्स आप याद कर लीजिए। तो अगली बार अगली क्लास में हम
पढ़ेंगे 10वीं यूनिट एप्लाइड फिलॉसफी। ये चारों सेक्शन फिर से बता देता हूं आपको, कौन कौन से 4 सेक्शन भैया, 3, 5, 7, 10, ये चारों सेक्शन, ये चारों यूनिट आपकी 3, 5, 7, 10। एक जो है वो इंडियन एथिक्स कहलाती है, एक जो है इंडियन कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी कहलाती है, एक जो है इंडियन सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी कहलाती है, एक जो है कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी कहलाती है। चारों सेक्शन आपके बोनस का सेक्शन है वो है। लगभग इनमें 40 या मैक्सिमम 45 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अगर यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी 80 to 90% है तो आपका जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता। मतलब अगर आपने यहाँ पर 32 से ऊपर सही प्रश्न कर दिए तो आपका जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता, ध्यान रखना। क्योंकि अब लड़ाई बची ही कितनी, लगभग आपको 25 से 30 क्वेश्चन की लड़ाई बच गई है ओनली। यूनिट बच गई 6, क्वेश्चन बच गए 60। अगर 60 में से 30 भी आप ले आते हैं तो आपके टोटल क्वेश्चन हो गए 62। 62 का मतलब हो गया 124। पेपर फर्स्ट को भी काउंट कीजिए, वहां भी अगर आपके 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो 60, 184 नेट क्लियर है भैया, आपका कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो शायद आप। तो ठीक है, अगली क्लास में मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।